अध्ययन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपके बीच उपस्थित हैं करंट अफेयर्स में डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके बीच में उपस्थित होते हैं, जिनमें 10 उन प्रश्नों का जिक्र करते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में हमने जो भी परीक्षा दी होगी उसमें करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वैसे ही सवाल सब जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसके साथ हम आपके बीच में हैं। और आज के लिए हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 14 सितंबर, 16 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर। जैसा कि हम सब जानते होंगे, ओजोन परत समताप मंडल में है और यह पृथ्वी की रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा कवच के, पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। यह सूर्य के विकिरणों में पराबैंगनी विकिरण जो है वो हानिकारक होता है, उसको अवशोषित कर पृथ्वी पर के प्राणी और पादपों की रक्षा करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अवेयरनेस हेतु इस 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर है 16 सितंबर। और अगला सवाल हमारे लिए है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? नेपाल, जिसमें कि अभी हाल में आंदोलन के कारण नेपाल काफी चर्चित रहा है, वहाँ हाल ही में इसी महीने की में आपने देखा होगा कि वहाँ एक यंग एज, जिसे जेन जेड कहा गया, उसके द्वारा एक विशेष आंदोलन चलाया गया, और आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ एक नई सरकार बनती है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, और जो पहले से निर्वाचित सरकार है वह भंग हो जाती है। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के बाद वहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। तो उसको दूर करने के लिए वहाँ सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है, और वहीं पे पहली अटॉर्नी जनरल भी बनाई जाती है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन है वो? सविता भंडारी, विशाखा मूल्य, दीपशिखा ओली और एनिसा पटेल। सही आंसर है सविता भंडारी। हाल ही में जो कुछ नियुक्ति हुई है उस पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। तो देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने भी अपना नया एमडी नियुक्त किया है। तो इनके जो नए एमडी हैं और सीईओ बने हैं विशाखा मूल्य। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का जो सीईओ है वो बने हैं हर्षवर्धन चितले, और एनएचपीसी का सीएमडी बने हैं भूपेंद्र गुप्ता। इसके साथ साथ खनन मंत्रालय का सचिव बनाया गया है पीयूष गोयल को, और आईएएफ रख रखाव प्रमुख हाल ही में नियुक्त किए गए हैं संजीव जुराटिया। तो अभी हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए हैं, ये एक नजर आपके सामने है। और अगला सवाल इसके बाद हम देखते हैं, सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में ये अगस्त 2025 के लिए हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने का खिलाड़ी चुना गया है। आईसीसी ने एक विशेष प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें कि प्रत्येक मंथ का क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। और आपको बात जब हम करें तो अगस्त महीने की है। अगस्त महीने में उर्ला पेंडरगास्ट और मोहम्मद सिराज, इन दोनों को ही इस महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ या महीने का खिलाड़ी कौन है? ये दोनों ही है। जहां तक सवाल है पिछले महीने की यानी जुलाई महीने, फिर जून और मई के ऊपर अगर एक नजर डालें तो जुलाई महीने में शुभमन गिल जो इंडिया से हैं, और सोफिया डंगले इंग्लैंड से
इनको जुलाई के लिए, वही एडन मार्कम साउथ अफ्रीका के और हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के जून में इनको मिला, और मोहम्मद वसीम और क्लो ट्रायन इनको मई के लिए चुना गया है, यानी मई को प्लेयर ऑफ द मंथ मई के बने हैं। अगला सवाल हमारे लिए है, भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 सागौन जिसको कि टिक कहते हैं 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपको बताना है कि इसमें से इस वर्ष 2025 में वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होगा। तो वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु, कोच्चि, भुवनेश्वर, जयपुर, इनमें से सही आंसर है कोच्चि, यानी कोच्चि में आयोजित हो रहा है वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा और यह 17 से 20 सितंबर अर्थात कि यह चल रहा है, और यह अभी कल से शुरू हुआ है, 17 सितंबर से। कल कहने का अभिप्राय 17 सितंबर से यह शुरू किया गया है, और इसका थीम इस वर्ष का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टिक सेक्टर, अडेप्टिंग ऑफ फ्यूचर मार्केट्स एंड इन्वायरमेंट्स। इस थीम के साथ विश्व सागौन सम्मेलन 2025 आरंभ किया गया कोच्चि में। अगला सवाल हमारे लिए सामने है, 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ और भारत के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण रहा। अब अंतिम पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या रही है। भारत की दो महिला मुक्केबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और भारत के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। लेकिन अब आपको यहाँ बताना है कि जो पूरी पदक तालिका रही उसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो भारत का प्रदर्शन रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, इसमें से कौन। तो भारत का प्रदर्शन इसमें तीसरा रहा है। एक नजर हम डालते हैं, 4 सितंबर से 14 सितंबर 2025 के बीच में लिवरपूल इंग्लैंड में जो मुक्केबाजी स्पर्धा हुई, इसमें 68 देशों ने हिस्सा लिया और इसके पदक तालिका में एक नजर अगर हम डालेंगे तो प्रथम स्थान पर जहां कजाकिस्तान रहा, 7 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य के साथ कुल 10 पदक कजाकिस्तान को प्राप्त होते हैं। वहीं उज्बेकिस्तान को 6 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य के साथ 3 कांस्य के साथ 11 कुल पदक उसको प्राप्त होता है। भारत के पदक तालिका में स्थान तीसरा रहा और भारत के हिस्से 2 गोल्ड 1 रजत और 1 कांस्य आता है। कुल मिलाकर उसे 4 पदक प्राप्त होते हैं, यानी भारत को 4 पदक प्राप्त हुआ है। भारत के जो ये 4 पदक हैं, इनमें से हैं 2 गोल्ड है जैस्मिन लैम्बोडिया और मीनाक्षी हुड्डा, जिसका विशेष रूप से जिक्र पिछले वीडियो में किया गया। 57 केजी के वर्ग में जैस्मिन लैम्बोडिया को और वही मीनाक्षी हुड्डा को 48 केजी के वर्ग में गोल्ड मेडल मिला। सिल्वर मिला है नुपुर श्योरान को 80 केजी के और उससे प्लस वाले में, और उसी स्पर्धा में पूजा रानी को कांस्य मिला है। तो इस प्रकार से भारत को 2 गोल्ड 1 रजत और 1 कांस्य 4 कुल पदक मिला और तीसरा स्थान इस स्पर्धा में भारत को प्राप्त हुआ। एक नजर अब डालते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल हमारे लिए है संघाई सहयोग संगठन, संघाई SCO, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन वर्ष 2027 में जो आयोजित होगा, उसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। आपके लिए स्क्रीन पर है जो देश, उसको देख करके आपको बताना है कि किस देश को SCO ने 27 में मेजबानी सौंपी है। पाकिस्तान, रूस, भारत और चीन। यह भारत का पड़ोसी परंतु वह देश जिससे कि भारत का 36 का आंकड़ा रहता है। काफी कह सकते हैं कि पड़ोस के में रहते हुए दूर के रिश्ते हैं, काफी दूर के रिश्ते हैं। और खास करके अभी हाल में जो भारतीय एशिया क्रिकेट कप जो चल रहा है, उसमें जो मुद्दा आया है भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद, इससे भी दोनों देशों के संबंध काफी चर्चा में फिर से आ गए हैं। एक नजर हम SCO पर डालते हैं। तो SCO का जो 2027 में सम्मेलन होगा, वो 27वां संस्करण भी होगा। यह 27 में होगा भी और 27वां संस्करण भी होगा। वर्ष 2025 में यह चीन के तियानजिन में हुआ, वहीं 26 में यह आयोजित होगा किर्गिस्तान के बिश्केक में, और 24 में पिछले साल कजाकिस्तान के अस्ताना में इसे आयोजित किया गया था।
इसमें कुल 10 देश शामिल हैं और 10 देश जो इसमें हैं उसमें है चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। दुनिया के में अगर हम उसका जो विस्तार है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और आबादी जिसको कि उसको अपने में समेटे हुए है, इस पर अगर हम देखेंगे तो 24% वैश्विक क्षेत्रफल और 42% विश्व की आबादी को एससीओ अपने में सम्मिलित किए हुए है। यह एक आर्थिक सहयोग संगठन है और हम अगर इसके स्थापना पर विचार करेंगे तो एससीओ की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 5 थी, इसलिए इसका आरंभिक नाम रखा गया था संघाई 5। स्थापित हुआ 1996 में। संघाई 5 के देश थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रूस। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और रूस के बाद 2001 में जिस देश को सम्मिलित किया गया उज्बेकिस्तान रहा। वही 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इस सीओ में सम्मिलित किए गए। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस। इस प्रकार से शंघाई सहयोग संगठन 5 से 10 बना, 24 में आकर के बेलारूस उसका 10वां सदस्य बनता है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है 7वां। 2025 में महिला हॉकी एशिया कप में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? 2025 का महिला हॉकी एशिया कप जो चीन के हांगझोउ में आयोजित किया गया 5 सितंबर से 14 सितंबर में, आपको बताना है कि उसमें भारत को कौन सा पदक मिला। स्वर्ण, रजत, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपके अंदर के उलझन को थोड़ा सा कम करते हैं। भारत फाइनल में पहुंचा था और अब इससे आप गेस कर सकते हैं फाइनल में जब भारत पहुंचा तो या तो स्वर्ण का हकदार होगा या रजत का। फाइनल मुकाबले में चीन से इसका मुकाबला होता है और फाइनल मुकाबले का स्कोर रहा 4-1। अब 4-1 स्कोर रहा। अब ये बताना है कि किसके पक्ष में 4, किसके पक्ष में 1। तो भारत इस मुकाबले को 4-1 से हार गया। अर्थात चीन, ऐसे हम कह सकते हैं जो हॉकी की भाषा है उसके अनुसार से, तो चीन ने भारत को 4-1 से पराजित किया। दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं 1-4 से भारत इस मुकाबले को हार गया। जब हम भारत की चर्चा करेंगे तो हार गया तो कौन सा पदक मिलेगा? रजत पदक भारत को प्राप्त होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 8वां सवाल, अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। कहां पर यह स्थित है? दुनिया के नहीं, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है 825 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब आपके लिए जो विकल्प है स्क्रीन पर है। न्यू दिल्ली, उसके बाद है नारायणपुरा, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल। एक अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे मैं आपके अनुमान, आपकी शंका को दूर करते हुए बता दें कि नारायणपुरा अहमदाबाद में है और नारायणपुरा अहमदाबाद में 825 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किया है। तो चलिए अगला सवाल हमारा है 9वां सवाल है आज का सेकंड लास्ट सवाल। इंडिया मार्केट एक्शन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग। तो इसमें से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया मार्केट एक्सेल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया जिसकी स्थापना 88 में हुई, लेकिन इसको वैधानिक शक्ति प्रदान की गई 1992 में। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया मूल रूप से अगर देखा जाए तो यह जो है सो शेयर मार्केट को नियंत्रित करने वाली संस्था है और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है 10वां सवाल। महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आरिफ मोहम्मद खान, आचार्य देवव्रत, रमेश बैस, थावर चंद गहलोत। सही आंसर इसका है आचार्य देवव्रत का। जैसा कि हम जानते होंगे कि भारत में अभी हाल में जो 15वें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपना त्याग पत्र देकर इसमें चुनाव में हिस्सा लिया और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति
हम अगर बात करें व्यक्ति के दृष्टिकोण से, तब क्रम के दृष्टिकोण से 17वें उपराष्ट्रपति बनते हैं राधा कृष्णन जी। और राधा कृष्णन वो वाले नहीं जो पहले थे, पहले भी उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ही थे, और अभी जो बने हैं 17वें उपराष्ट्रपति वो भी राधा कृष्णन ही रहे हैं। आचार्य देवव्रत उनके स्थान पर बने हैं। चलिए, आचार्य देवव्रत बने हैं, और आचार्य देवव्रत को इससे पूर्व में गुजरात का राज्यपाल अभी भी वर्तमान में है, तो उनको इस तरीके से महाराष्ट्र को का एक अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पूर्व में भी इससे पहले देवव्रत 15 से 19 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। जहां तक सवाल उठता है कि एक व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, संविधान में इसकी व्यवस्था कब से की गई, तो इसकी व्यवस्था 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो की गई व्यवस्था है, उसी के तहत अभी वर्तमान में आचार्य देवव्रत को गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी प्रभार सौंप दिया गया है। ये था टॉप 10 प्रश्न जो आज हम आपके बीच लेकर उपस्थित हुए। और फिर से एक बार, चूंकि आज हमारा टॉप 10 क्वेश्चन में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद प्रकट करते हुए हम नियमित रूप से आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।